Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Channel and don't forget subscribe and like। अपने क्या चल रहा था, अकाउंटेंसी चल रही थी 11th क्लास की। मैंने सबसे पहले ये बता दी तुम लोगों को भी आजकल मेरे को पता है कि क्लास सही से अपलोड नहीं हो रही, से टाइम टू टाइम नहीं हो रही है ना। इस हफ्ते में वैसे तीन या चार है ना वीडियो अपलोड होने चाहिए थे, बट मैंने 2 ही अपलोड किए, 2 पार्ट अपलोड कर दिए 11th क्लास के। इसका रीजन ये है कि मेरे घर में प्रोग्राम्स है, तो उस वजह से मेरे को है ना क्लासेस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काम बहुत सारे हैं, तो इस वजह से क्या मेरे को टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, फेब की 10 तारीख तक तो ऐसा समझ लो 10 तारीख तक की ऊपर नीचे क्लासें मिल सकती है, उसके बाद अपना वापस से रेगुलर चालू हो जाएगा। जैसे रेगुलर अपने पहले करते थे क्लासें टाइम टू टाइम मिल जाती थी, उसी तरीके से मिल जाने वाली है। बट अभी आपको 10 तारीख तक है ना प्रॉब्लम होने वाली है कि चलो ठीक है आज मिली नहीं मिली, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होने वाला है। ठीक है ना, वैसे तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास अपलोड करने की कोशिश करूंगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना, बट ऐसा हो जाए कि हाँ ठीक है तो आप देख लेना। ठीक है, उस टाइम मुझे पता है कि एग्जाम भी आने वाले हैं, तो अपन उससे पहले सिलेबस पूरा खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी क्या अपने अकाउंटेंसी है 11th क्लास की, 11th क्लास के अंतर्गत कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है ना, उसमें क्या लेखांकन के सिद्धांतिक आधार, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंतर्गत अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था मान्यता सिद्धांत, लेखांकन के मान्य सिद्धांत, तो मतलब जनरली कॉन्सेप्ट देखे थे अपन ने। इसके अंतर्गत क्या था, अपन जो रनिंग में मतलब करंट में और पास्ट, जो अपना है ना प्रेजेंट है और पास्ट में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है और फ्यूचर में और भी चीजें चेंज होगी, वो तुम लोग जानते ही हो। जैसे अभी देखो, सबसे पहले क्या था, अपने फोन ही देखा था, अपने फोन का एग्जांपल दिया था, तो उसके अंतर्गत क्या था, अपन जो फोन यूज कर रहे थे वो लाइनिंग वाला यूज कर रहे थे, अपन उसको किसी के कहीं पर भी ले जा नहीं सकते थे, ये मैंने बताया था तुम लोगों को। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि उसके बाद फोन चेंजेस हुए, उसके बाद अपन उन फोनों को कहीं ले जाने लगे, बट वो फोन कौन से छोटे कीपैड वाले आने लगे। उसके बाद वापस से फोन चेंज हुए, उसमें मतलब अलग अलग वेराइटीज के आने लगे, उसके बाद वापस से चेंज हुए, उसके बाद थोड़े टाइम बाद मतलब बहुत टाइम के बाद नेट शुरू हुआ। तो मतलब ये ठीक है, चीजें चलती रही, ये चीजें रनिंग में आती थी। तो अब देखो, नहीं तो फिर ये भी देख लो, तुम लोग ये सोचोगे कि तुम लोग अरे यार उस टाइम के फोन होते थे, उस टाइप के फोन तुम लोग लाइनिंग वाले कहाँ देखे होंगे? अधिकतर तुम लोग होटल में देख जाते होंगे ना, तो वहां पर देखे होंगे तुमने फोन। उसके बाद तुम लोगों ने ये भी देखा कि पहले 1G आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया। अब 5G के बाद 6G भी तो आने वाला है, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर में कुछ चीजें चेंज होगी तब, तो उसका मतलब देखो देखो, अपने जो अमाउंट था, अपन जो चार्ज करते थे मतलब रिचार्ज करते थे फोन में, वो भी तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जैसे जैसे अपना रिचार्ज मतलब 3G से 5G आया, 5G से 4G आया, 4G से 6G, मतलब 6G जब आएगा तो उसका रिचार्ज भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। और तुम लोग भी फोन है ना सही से तरीके से यूज करना सीख जाओगे। क्यों? अभी तुम देखो 1.5 GB रिचार्ज आता है, वो कितनी जल्दी खत्म हो जाता है अगर अपना 5G चलता है। बट अभी अनलिमिटेड, इसलिए तुम्हें लोगों को पता नहीं चल रहा, बट अनलिमिटेड नहीं होगा तब सोचो तुम कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम्हें ना 5G चलाने की लत लग गई है। अगर अभी तुम 4G चलाओगे ना वापस, तो थोड़ा भी स्लो होगा तो तुम लोगों को वो चीज पसंद नहीं आएगी, होता है ना ऐसा। तो एक बार ट्राई करके देखना तुम। तो अपन ने ये पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ा ना, संकल्पनाएं पढ़ी। संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लिए थे। ठीक है ना, 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़े? एक तो अस्तित्व पढ़ा था, एग्जिस्टेंट थे, और है ना दूसरा पढ़ा मुद्रा मापक संकल्पना। मुद्रा मापक संकल्पना के अंतर्गत अपन ने क्या चीजें देखी थी कि अपन जो मुद्रा को अपने पास जो मतलब पहले है ना अस्तित्व देखते है ना, एग्जिस्टेंसी सॉरी, उसके अंदर क्या था, बिजनेस है और बिजनेस ऑनर है, दोनों को अलग अलग मान के चल रहे थे, मतलब है ना सेपरेट थे, यही था। मतलब जो स्वामी व्यवसाय का जो स्वामी है और व्यवसाय है, दोनों को अलग अलग माना था। उसके अंतर्गत क्या था, अपन जो भी है ना प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे तो वो किस तरीके से खरीद रहे थे, अपन अगर घर वालों के नाम से ट्रांसफर करते हैं तो वो लोन क्यों ले रहे थे, वो सारी चीजें मैंने तुम लोगों को सेकंड पार्ट में बताई, देख लेना। फिर क्या है, मुद्रा मापक संकल्पना, इसके अंतर्गत है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत क्या था, जो आप मनी है ना मेजरमेंट कर रहे थे, मतलब इसके अंतर्गत जो भी है ना अपन इम्तियाज करते हैं, कुछ भी होता है तो वो किसमें करते हैं अपन? मुद्रा के तौर पे करते हैं। मतलब मुद्रा क्या? मनी, मनी मतलब करेंसी के रूप में करते हैं, विदाउट करेंसी इसमें यूज नहीं कर सकते। मतलब मुद्रा मापक संकल्पना के अंतर्गत अपन कोई भी बिजनेस करते हैं, क्या कुछ भी करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? मनी के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा? अपन ने ये देखा था। अब जो था अपना कौन सा टॉपिक था? थर्ड था सतत व्यापार निरंतर संकल्पना, गोइंग कन्वर्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये टॉपिक है, इसकी क्लास लेनी बाकी है, तो अपन है ना अब क्या पढ़ेंगे? सतत व्यापार का सतत व्यापार या निरंतरता की संकल्पना। इसके अंतर्गत क्या है? गोइंग कन्वर्स कॉन्सेप्ट।
अपन इसके अंतर्गत देखेंगे। इसका मतलब ये है अपन जो व्यापार कर रहे हैं, अपन कोई भी बिजनेस करें, वो व्यापार रनिंग में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, मेरे को ये बताओ। चलना चाहिए ना। क्यों चलना चाहिए? अगर आप बिजनेस सही से नहीं करोगे, वो रनिंग में नहीं चलेगा, तो उस व्यापार का क्या मतलब हुआ? उस व्यापार का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर तुम लोगों को पता चले कि अभी तुम लोगों को पता है थोड़े टाइम पहले ना एक चीज आई थी, मतलब जिसमें पैसे डालने पर पैसे डबल हो रहे थे, लोगों ने बहुत सारे डाले। फर्स्ट फर्स्ट में क्या हुआ, पैसे मिले भी से, बाद में क्या हुआ, पैसे वो मिलना बंद हो गया, डबल पैसे, मतलब जिनके पैसे डाले हुए थे, ज्यादा ज्यादा डाले हुए थे, वो भी बंद हो गए डालना, वो खत्म हो गया उनका पूरा, और वो पैसे सारे के सारे डूब गए। ये चीज तुमने नोटिस की थी? तो वो मुझे बता, वो निरंतर व्यापार में आ रहा था कि वो सिर्फ एक इतना ही था कि ना टेम्परेरी था, टेम्परेरी था ना, वो तो टेम्परेरी क्यों था? क्योंकि क्या किया उन लोगों ने, फ्रॉड किया। अब व्यापार क्या होता है, व्यापार निरंतर चलता रहता है। मतलब तुम लोगों ने अपनी शॉप भी देखी होगी, तुम्हारे है ना फैमिली में बहुत सारे जने होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, वो जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब किसके अंतर्गत कर रहे हो? जॉब किसके अंतर्गत करते हैं? जॉब अपनी किसके अंतर्गत करते हैं? किसी व्यक्ति के अंतर्गत करते हैं। वो बिजनेस चल रहा है, हमको पता है कि ये बिजनेस अच्छा खासा चलेगा, तो अपन उसमें है ना उस जॉब के भरोसे अपन है ना, अपने कुछ खरीदना होता है या अपन को कुछ भी करना होता है, उस जॉब के भरोसे करते हैं अपन। डिपेंड होते नहीं होते जॉब पे, कोई भी होता है डिपेंड होता है जॉब पे। अब और वो बिजनेसमैन किस पे डिपेंड है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं बिजनेसमैन किस पे डिपेंडेंट, उस बिजनेस पे डिपेंडेंट, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। मतलब वो उसी के हिसाब से खर्चा करता है। मतलब अंबानी देख लो, अंबानी क्या है, वो इतने खर्चे क्यों कर रहा है? उसने अभी एक नया घर मतलब बंगलो लिया, वो कितना मस्त लिया है, तुम लोगों ने देखा ना, बहुत अच्छा दिया, देखा होगा, मतलब देखते रहना तुम, या शायद ना इंस्टा पे रील्स होगी या फिर यूट्यूब पे बता रखा होगा इसके बारे में, मेरे को भी पूरा ध्यान नहीं है कहाँ पर लिया, बट हाँ लिया है। तो उसके अंतर्गत क्या था कि उसने लिया, उसको पता है कि अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से चलता रहेगा, वो जैसे जैसे नए नए डेवलपमेंट आएंगे उसमें अधिकतर करता रहेगा। तो क्या हुआ, तो बिजनेस को पता है निरंतर चलता रहेगा, वो बहुत अच्छे से करेगा। मतलब क्या है, कन्वर्ट जैसे अपने फ्लो में चलते हैं, तो फ्लो में चलता रहेगा, फ्लो से कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट यूं है कि वो अगर नीचे भी गया तो वो उसको ऊपर ले आएगा, उसको विश्वास है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग है ना उसमें शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो अंबानी है, तो ये कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वो कंपनीज भी ऐसी देखते हैं जहां पर उनको पता है कि इन्वेस्ट करने पर क्या होगा, कि हमें प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वो निरंतर है। अगर हमें ऐसे ही फ्रॉड वाली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, डबल पैसे लग जाते, मतलब डबल पैसे हो जाते हैं, अगर मैं उन फ्रॉड वाली कंपनियों में पैसे लगाऊं, तब क्या होगा? तब क्या होगा, वो है ना, एक बार लगते ही तो अच्छे बढ़ जाएंगे, बट बाद में जब वो जैसे ही मतलब 10 दिन, लगभग ही 1 मंथ ही चला था, 1 मंथ में मतलब लोगों ने पहले, जिन्होंने पता चला उन्होंने डाला, उनके पैसे डबल हो गए, उन्होंने क्या किया, दूसरे लोगों को बताया, तो दूसरे लोगों ने और डाले पैसे, फिर क्या उनको भी थोड़े बहुत थे, उनको भी मिल गए शायद, और उसके बाद है ना, जब लास्ट बार डाले गए तो सारे के सारे पैसे गायब हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको ना डबल अमाउंट में डालना शुरू किया। जैसे अब मेरा ही एग्जांपल ले लो कि मैंने है ना पहले मैंने 5,000 रुपए डाले, 5,000 रुपए डाले, मेरे 5,000 से 10,000 हो गए, मेरे को पता है कब डबल हो गए, तो मैंने क्या किया, वो 10,000 के 10,000 साथ में डाल दी, फिर 10,000 के 20,000 हो गए, तो मैंने क्या किया, 20,000 में और 20,000 इंक्लूड करके डाल दी, तो मेरे पैसे डूबेंगे क्यों डूबेंगे? क्यों? मैं पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ, बट वो निरंतर तो था ही नहीं, टेम्परेरी था, टेम्परेरी था। उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं है ना एक बार में ही पैसे खा जाऊंगा, तो लोग क्या ट्रांसफर करेंगे, मतलब एक दो ने किया तो खत्म कर देंगे, बट ऐसे ही मैं 2-3 जनों को मतलब पैसे दूंगा, तो वो क्या हो गए, लोग और है ना अपनी और आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब आजकल के जमाने में कौन नहीं चाहता है कैसे ना पैसे ऐसे ही मिले। अब शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता, शेयर मार्केट में क्या होता है, जो बिजनेस चल रहा होता है अपन उसके अकॉर्डिंग चलता है, कि आज इस शेयर मार्केट में अपन इस तरीके से पैसे लगाए तो आगे जाके ये बिजनेस बढ़ने वाला, अपन फ्यूचर सोचते हैं, प्रेजेंट में जो लगा रहे हैं तो फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, वो चीजें देख के अपन फिर पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अपन निरंतर जो बिजनेस चल रहा है उसको निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा वो देखेंगे, ठीक है, तो अपने वही कॉन्सेप्ट है तो उसको देखेंगे। अपने क्या था, निरंतरता की संकल्पना था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ तुम लोगों को। निरंतर निरंतरता की संकल्पना या सतत संकल्पना, मतलब जो निरंतर चल रही है, ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन इस आधार पर किया जाता है कि व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा। अंडर दिस कॉन्सेप्ट accounting is done on the basic that the business will continue for a long period of time। इसका मतलब ये है, अभी मैंने बताया तुम लोगों को, अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अभी जो पैसे वाला शुरू हुआ था उसमें क्या हुआ था कि वो रनिंग में नहीं था, मतलब
एक टेम्परेरी चला, टेम्परेरी के बाद बंद हो गया। अपना जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब अब हम जो भी बिजनेस करते हैं, अपन जिस तरीके से इनकम जनरेट करते हैं या इनकम अर्न करते हैं, तो उसका क्या होता है, मतलब इनकम कमा रहे हैं या इनकम बना रहे हैं, कि अपन बनाने का कोई तरीका कर रहे हैं कि इस तरीके से होगी, इस तरीके से, और अपन अपन नए नए आइडिया सोच रहे हैं कि मैं इस तरीके से कमा सकता हूँ, मैं इस तरीके से ये कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से ये कर सकता हूँ, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, निरंतर, मतलब उसको अंतर्गत निरंतर चल रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन से सब, निरंतर तरह की संकल्पना, गोइंग कन्वर्स कॉन्सेप्ट। फिर है लेखांकन अवधि, लेखांकन अवधि संकल्पना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। इस संकल्पना के अंतर्गत व्यवसाय की स्थिति की जानकारी समय समय पर दी जानी चाहिए। यह अवधि सामान्यतया 1 वर्ष की होती है। Under this concept, information about the status of the business should be given from time to time. The period is usually 1 year. इसके कहने का मतलब ये है, जो अपना कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, जो अपनी संकल्पना है, अंडर दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इस संकल्पना के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, जो हमें व्यवसाय की स्थिति, किसकी स्थिति, व्यवसाय, बिजनेस की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का स्टेटस है अभी फिलहाल। तुम लोग स्टेटस डालते हो फोन में, व्हाट्सएप पे सब जगह स्टेटस डालते होंगे, इंस्टा पे भी स्टेटस डालते होंगे, तो उससे क्या पता चलता है, जो लाइव डालता है उससे क्या पता चलता है, तुम लोगों को ये पता चलता है कि नहीं चलता, ये करंट में यहाँ पर घूम रहा है या फिर ये कर रहा है, ये चीजें ये कर रहा है। अगर तुम लोगों को झूठ बोल रहा होगा तो भी किससे, स्टेटस से पता चल रहा है, नहीं ये पढ़ाई कर रहा था। एग्जाम के टाइम में ज्यादातर क्या करते हैं, स्टेटस डालते हैं। आजकल तो स्नैप वाला शुरू हो गया, स्नैप डालते हैं या नहीं डालते, तो तुम लोगों को पता चलता है कि नहीं चलता है कि नहीं ये चीजें ये कर रहा है, ये कर रहा है, ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन शो होता है, तुम्हें क्या वो करंट स्टेटस बता रहा है या नहीं बता रहा। तो उसी तरीके से बिजनेस के भी स्टेटस होता है, मतलब बिजनेस की एक एक चीज की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने 5G 4G वाला एग्जांपल दिया था, तो वो एग्जांपल के तौर पे तुम लोग समझ सकते हो कि वो एग्जांपल है, तो उस तरीके से क्या हुआ कि तुम लोगों को समझ में आ गया कि वो एग्जांपल इस तरीके से हो सकता है कि अभी 4G है तो 4G की इंफॉर्मेशन अपने पास थी, अब 5G आई तो 5G की इंफॉर्मेशन अपने पास आई, इसलिए अपन ने क्या किया, 5G यूज करना शुरू किया। अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है ना डाटा क्यों दे रही हो, मुझे बताओ कि 2 महीने के बाद या 3, मतलब 1 महीने या मतलब फेब के बाद, मुझे नहीं लगता कि ना फेब या है ना मार्च, हाँ फेब या मार्च के बाद मुझे नहीं लगता कि अनलिमिटेड जो डाटा की सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे। क्यों, उनको पता है, पहले वो क्या सोच रहे, देखो उनके पास क्या इंफॉर्मेशन आई, क्यों लोगों को 4G डाटा यूज करने की आदत है, सॉरी अभी क्या लोगों को 4G डाटा यूज करने की आदत थी या नहीं थी, पहले 4G थी। अब लोगों ने क्या सोचा, अब है ना उस कंपनी ने क्या सोचा, अंबानी ने क्या सोचा कि मैं 4G डाटा ही अवेलेबल करता रहूंगा तो लोग 4G यूज करेंगे। अब 5G भी वो यूज करना चाहते होंगे, बहुत सारे जने होंगे, मतलब 1.5 GB तुम सोचो कि 5G पे है ना, 5G के अकॉर्डिंग चलोगे तो 5G कितना जल्दी खत्म हो जाता है। अभी तुम लोग देखो किसी भी चीज को टच करोगे तो मतलब तुरंत, मतलब इतनी जल्दी है ना, मतलब 4G से ज्यादा ही है, मतलब स्पीड से शुरू हो जाता है कोई भी चीज करना। बट वही तुम 4G डाटा पे चाहोगे तो क्या होगा, वो चीज भी एक तो स्लो होगी, इतनी स्पीड नहीं होगी, तो तुम लोग क्या सोचोगे, नहीं यार बहुत स्लो हो रही है, नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें सोचोगे तुम। बट वही चीजें स्पीड में हो रही होगी तो 5G, अब तुम लोगों को कैसे, मतलब 2-3 महीने हो जाएंगे तो 5G डाटा की आदत पड़ जाएगी ना, 5G डाटा की आदत। तुम लोग अगर अगर ऐसा भी हो, दूसरी चीजों की भी आदत लग ही जाती है टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, अब तुम यूं बोलोगे कि वो है ना, मतलब अनलिमिटेड वाला जो है वो सर्विस बंद कर दे और उसके बाद वो वापस है ना, मतलब 5G यूज करो, 5G के लिए इतना पे करना पड़ेगा, तुम लोग करोगे पे, क्यों करोगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है अभी कि कितने फोन है जिसमें 5G डाटा ऑन है, कैसे चल रहे हैं फोन, उन सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, मतलब अंबानी के पास है, क्योंकि उनके पास सब नोटिफिकेशन जाते हैं। नहीं तो फिर तुम लोग देखो, हाँ जैसे तुम लोगों के पास एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, तुम लोगों के है ना 4G जब था पहले, अभी तो अनलिमिटेड वाला है इसलिए तुम्हें मैसेज नहीं आते होंगे, तो किसी किसी के 4G होगा अभी फिलहाल चल रहा होगा तो उसके नोटिफिकेशन आते होंगे, 50% खत्म हुआ तो नोटिफिकेशन आया, 20% खत्म हुआ तो भी नोटिफिकेशन आया, 75% खत्म होता तब भी नोटिफिकेशन आता है, 100 पर भी नोटिफिकेशन आता है। तो तुम लोग क्या, इंफॉर्मेशन मिली उस हिसाब से क्या किया, नेट कम यूज करना शुरू कर दिया। बट क्यों सोचो, तुम लोगों को अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तब क्या होता, तो तुम लोग काम कर पाते, मतलब पूरा 100 पे ही खत्म होता, तुम लोग तो 1 घंटे में ही 100 उड़ा देते, कोई मूवी देखने लग जाते या कुछ और करने लग जाते तो क्या होता,
कि वो मतलब पूरा काम नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन, हाँ किसी किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती होगी क्योंकि उन्होंने सेटिंग में जाके ये ऑन नहीं किया होगा, तो उन पे डिपेंड करता है। नोटिफिकेशन भी देख लो, जैसे मैं यूट्यूब पढ़ा, मतलब यूट्यूब पे अपन क्लासेस लेते हैं तो क्या होता है उसमें अपने पास नोटिफिकेशन आता है तो क्या करते हैं अपन, नोटिफिकेशन आया तो अपन वो क्लास अटेंड कर लेते हैं। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आता तो क्या होता है, वो क्लास अपन अटेंड नहीं कर पाते। तो उसी तरीके से चलता रहता अपना, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है बिजनेस में वैसा ही है। बिजनेस में अगर टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती अपन को तो उस टाइम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो बिजनेस सही से नहीं चलेगा, फिर तुम लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। मतलब प्रॉब्लम किसको होती है, जो बिजनेस चला रहा हो, तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसा होता है कि फिर वो बिजनेस क्या होता है, लॉस में चलने लग जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अपन किसी चीज पे ध्यान नहीं देते तो चीजें पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। तो वो सब क्यों होता है, क्यों उनके पास टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो अगर इंफॉर्मेशन अगर बिजनेस में भी नहीं मिलती है तो वो क्या होगी, वो बिजनेस है ना लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। लॉस में जाना शुरू होगा तो अच्छा नहीं होगा, तुम लोग भी अच्छे से जानते हो। एक बार किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो। अब जो है वो अपनी है लागत संकल्पना, कॉस्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। अब मैं उसको बोल रही हूँ, तुम लिख देना, ठीक है। वही सबसे बेस्ट है क्योंकि इतना सारा लिखते लिखते ना टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तुम्हारी क्लास पूरी अटेंड नहीं हो पाती है। अपनी कौन सी लागत संकल्पना कॉस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसके अंदर सबसे पहले मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तुम लोग हिंदी में लिख दो, ठीक है। लिखा लागत संकल्पना। इस संकल्पना के अंतर्गत चल एवं अचल संपत्तियों का लेखा, चल एवं अचल संपत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य पर किया जाता है। चल एवं अचल संपत्तियों का लेखांकन या लेखा उनके लागत मूल्य पर किया जाता है। इसमें उस संपत्ति या परिसंपत्ति भी लिख सकते हो, ठीक है। संपत्ति और परिसंपत्ति का मतलब सेम ही होता है, असेट्स का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय, प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय पर किए गए व्यय सम्मिलित होते हैं, जो परिसंपत्ति या संपत्ति को काम में लाने योग्य, संपत्ति या परिसंपत्ति को काम में लाने योग्य बनाने में आवश्यक होते हैं या बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, सेम है, ठीक है। अब जो मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में बोल रही हूँ, इंग्लिश वाले लिख देना। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट मूवेबल एंड immovable assets are movable and immovable assets are accounted for at their आज आ कितनी जल्दी है ना बहुत। कॉस्ट वैल्यू मूवेबल एंड अनमूवेबल immovable assets are accounted for at their cost value. The includes the
The includes the realization value of those assets, expenses, and establishment. ESTABLISHMENT. Expenses which is necessary. Expenses which is necessary. Expenses which is necessary to make those account usable. To make those assets account में those assets usable. इसका मतलब ये है अपन कुछ भी चीज बनाते हैं या नहीं बनाते अपन, तो अपन उतने में ही बेचते हैं क्या? अगर मेरे को ये बताओ, तुम लोग कोई भी बिजनेस करना चाहते हो या कुछ भी करोगे तो तुम उसी अमाउंट में उस चीज को बेचोगे? उस अमाउंट में वो चीज कोई नहीं बेचता। तुम लोग ये सोचो कि नहीं मैं तो उसी अमाउंट में बेचूंगा, तो तुम लोग प्रॉफिट क्या कमाओगे? मुझे बताओ, एक चीज बनाने में ऐसा तो है नहीं एक ही व्यक्ति यूज हो रहा है। एक व्यक्ति यूज होता है क्या? एक व्यक्ति नहीं यूज होता है। जैसे अपन है ना बोर्ड को ले लेते हैं या मार्कर को ले लेते, तुम्हारी बुक्स ले लो। अब मुझे बताओ, पहले टाइम में क्या चलता था? पहले टाइम में ये चीजें देखी होगी तुम लोगों ने कि है ना हाथों से, मतलब हाथों से जो हाथ से लिखी हुई होती थी पूरी बुक्स। अब क्या होता है, पहले बुक्स बना देते पूरी की पूरी, उसके बाद क्या होता है कंप्यूटर में टाइप की जाती है, उसके बाद है ना उसको छापा जाता है। तो मेरे को बताओ, एक बुक छप गई तो उसके बाद उसको क्या करेंगे? उसकी प्रिंट निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? दूसरी सारी बुक्स में क्या करेंगे? उसकी प्रिंट निकालेंगे, ताकि क्या है कि उसको कम काम में क्या हो जाए, मतलब काम एक ही बार किया उसने बट अमाउंट क्या हो ज्यादा मिले। अब मुझे बताओ, वो प्रिंट करवाई उसने बुक्स, तो क्या हुआ? उसको पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? प्रिंट वाले को देने पड़ेंगे। अब मैंने जो बुक्स लिखी थी उसमें मेरे को क्या खर्चा है? एक पेन का ही खर्चा है और एक बुक का खर्चा है। आया कि नहीं? एक नोटबुक का आया है, एक नोटबुक का, बट मेरा टाइम भी तो गया। टाइम गया कि नहीं गया? अपन अगर किसी भी चीज को सोचते हैं या किसी भी काम को करने के लिए सोचते हैं तो क्या करता है? उसको सोचने के लिए अपने पास दिमाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माइंड होना चाहिए। माइंड है अपने, उसके बाद वो काम किया। काम करने के बाद अपन ने क्या किया? उस चीज के लिए आगे किया, तो फिर अपन ने उसमें लिखना भी शुरू किया, तो अपने हाथ भी दुखने शुरू हुए। अब ये तो है नहीं कि मैं इतनी 200-400 पेज की बुक बनाऊं और एक दिन में लिख दूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्यों? अपने पास एक तो क्या होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अपन को किस तरीके से है, अपने पास थ्योरी होनी चाहिए, मतलब जो जो उसमें कंटेंट है सारा कंटेंट होना चाहिए अपने पास कि अगर आगे किस तरीके से लेके चलना, आगे किस तरीके से लेके चलना है। अगर मेरे को ये नहीं हुआ तो मैं किस तरीके से लेके चलूंगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मतलब कंटेंट होना चाहिए कि मैं इस तरीके से बाद में चलता रहूंगा। तो उस तरीके से बुक्स बनाएगा। बुक्स एक दिन में नहीं बन जाएगी, उसको टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास क्या क्या काम है, वो कितना काम, कौन से काम में ज्यादा टाइम लगा रहा, कौन से टाइम में है ना, कौन से काम में कम टाइम लगा रहा, वो उस पर डिपेंड करता है। अपन पे डिपेंड नहीं करता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलता। ठीक है, तो मतलब ये भी है कि अचानक कभी उसने रोज सोचा कि 2 घंटे में करूंगा, तो 2 घंटे की ज्यादा मतलब कर दिया। कभी कभी ये हुआ कि 2 घंटे भी नहीं कर पाया, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ये उसकी सिचुएशन भी तो ऐसी हो सकती है ना। तो वैसे ही अपन कोई भी चीज बनाते हैं, अपन ने ना या तो चिप्स बना ले, या फिर अपन है ना यूं सोच ले फोन बना ले, फोन के कवर्स बना ले। अपन क्या घर में जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब घर में इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी बनाते हैं अपन, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। जैसे अपन फोन बनाते हैं, तो मुझे भी बताओ फोन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इसमें छोटे छोटे कैमरे आते हैं। कैमरे से ही शुरू करते हैं, क्यों? तुम लोगों को कैमरे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कैमरा आते हैं या नहीं आते? अब फोन कैसा होता है? फोन ऐसा होता है या नहीं होता? आजकल के फोन ऐसे आने लग गए। पहले वाले कैसे थे? मतलब ऐसे लाइन में लगी हुई थी, यहाँ पर एक गोला आता था, यहाँ पर एक गोला आता था, और ये फोन यहाँ पर पड़ा रहता था, यहाँ पर स्टैंड होता था, ऐसे पड़ा रहता था, ऐसे ही आता था। मेरे को चित्र सही से बनाने नहीं आया, बट ऐसे आता था पहले फोन। ये कौन सा है? मतलब कि अपन इसको कहीं लेके नहीं जा सकते। एक फोन, उसके बाद दूसरा आता था। दूसरा फोन कहाँ तक? यहाँ तक तो स्क्रीन आती थी, उसके बाद क्या आता था? यहाँ पे बटन आते थे।
ऐसे बटन्स आते थे। उसके बाद एक और फोन आया जो कौन सा था, ढक्कन वाला था, मतलब यहाँ पर ढक्कन था, उसको बंद होता खुलता वो वाला था। तो यहाँ पर क्या होता है, बटन आते और यहाँ पर क्या आती, स्क्रीन आती। उसके बाद इस टाइप के फोन चालू हुए जिसमें कोई बट पहले भी पता तुम लोगों को, इससे पहले मतलब अभी जो फोन आ रहे हैं वो फुल स्क्रीन के आ रहे हैं। उससे पहले क्या था, यहाँ पर बटन आते थे, एक तो यहाँ बीच में गोल वाला आता था, यहाँ पर ऐसे निशान आता था, यहाँ पर ऐसे निशान आता था, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, उसके बाद एक और फोन आया जिसमें फुल स्क्रीन आ गई। अभी भी कुछ फोन है जिसमें ऐसी मतलब फैसिलिटी है, और अभी है ना फुल स्क्रीन वाले फोन में भी ऐसी फैसिलिटी है कि वो नीचे से शुरू होते हैं। और कुछ क्या होते हैं फोन, अपन किस तरीके से, अपन इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो वो चला जाता है, मतलब फोन रनिंग में शुरू हो जाता है। तो मुझे बता, अगर मेरे को इस टाइप का फोन बनाना होगा तो मेरे को किस चीजें की जरूरत होगी, लोहे की मतलब जरूरत तो होगी, क्योंकि ये लोहे से, अगर प्लास्टिक से बनता है तो प्लास्टिक की जरूरत होगी, इसमें बटन अलग आते हैं उसकी जरूरत होगी, उसमें छोटे छोटे माइक आते हैं उनकी जरूरत होगी। मतलब अपन किसी भी चीज को बनाते हैं उसमें चीजों की जरूरत होती है। अब मेरे को ये सारी चीजें एक ही जगह से मिलेगी जरूरी है क्या, मुझे चीजें ज्यादा जरूर एक जगह से मिले वो जरूरी नहीं है, मुझे चीजें कहाँ से अलग अलग जगह से मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरे को ये फोन खरीदना है मतलब बनाना है, तो मैं पहले या तो ये भी सोचना पड़ेगा मेरे को, यार लोहे का बनाना है प्लास्टिक का बनाना है, लोहे का सस्ता बनना है प्लास्टिक का सस्ता बनना है, मैं ये चीजें सोचूंगी या नहीं सोचूंगी। फिर मैंने ये चीज तो सोच ली, चलो लोहे का बनता है प्लास्टिक का बनता है, ये चीज सोच ली मैंने। तो उसके बाद क्या किया, मैंने फोन बना दिया कि मतलब लोहा सस्ता है प्लास्टिक महंगा है, तो उस हिसाब से मैंने लोहे का फोन बना लिया, एक्सेप्ट मतलब मान के चलो, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने लोहे का फोन बनाया, तो उसके मतलब ये वाले मतलब पूरा लोहे का बनेगा वो जरूरी थोड़ी ना, पूरा लोहे का तो नहीं बनेगा, तो इसके नीचे वाला मैं ये चीज है जो लोहे की बना दूंगी, यहाँ पर ऊपर वाला जो है इसके लोहे के बना दूंगी, बट यहाँ पर तो मेरे को प्लास्टिक यूज करना पड़ेगा। वो माइक यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा माइक डालने के लिए, तो उसमें भी तो ऐसा है कि कहीं कहीं प्लास्टिक यूज हो ही रहा है, तो इस फोन को बनाने में कहीं प्लास्टिक यूज नहीं होगा क्या, उसको प्लास्टिक लाना ही पड़ेगा, माइक लाने ही पड़ेंगे, उसके अंदर कुछ वायरिंग्स होती है वो भी लानी पड़ेगी, लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तो तब जाके फोन बनेगा, उसके अंदर बटन्स भी डालने पड़ेंगे तब जाके। अब मैं चलो ये फोन बनाने चाहूँ, तो अब इसके अंदर मेरे को स्क्रीन भी चाहिए होगी, स्क्रीन क्यों चाहिए होगी, अगर मैं नंबर ही नहीं देख पाऊंगी तो क्या मतलब है उसका, मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे बटन्स चाहिए होंगे, फिर प्लास्टिक माइक, इसके अंदर अगर कैमरा आता है तो कैमरा भी चाहिए होगा मेरे को, छोटा वाला कैमरा वो उसके अलग आता है, उसको किस तरीके से फिट करना है वो सारी चीजें अलग होगी। अब इसमें चार्ज भी होता है तो चार्जिंग के लिए भी अलग से वो क्लिप होनी चाहिए, वो सारी चीजें कहाँ से ऐड होगी, एक एक चीज करके ऐड होगी तब जाके बनेगा वो फोन। ऐसा नहीं है कि चलो मेरे को तो आज सपना आया कि मैं कल फोन उठ के बनाऊंगा तो मैंने फोन बना दिया, ऐसा नहीं होता है कि अपने ने सपने में ही फोन बना दिया तो सपने में ही बनता है, रियलिटी में नहीं बनता है कभी। तो क्या करेंगे अपन, एक एक चीज है ना कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। अब ये चीज जरूरी नहीं है कि अपन एक ही चीज मतलब पूरा फोन बनाने का सारा मटेरियल अपन एक ही शॉप से खरीदे, उनको जहां से सस्ता मिलेगा वहां से अपन चीजें खरीदते हैं। तुम लोगों ने भी देखा होगा, तुम्हारी मम्मियों को देखा होगा तुम लोगों ने, कि नहीं ये चीज यहाँ से सस्ती मिलती है तो वो वहां पे लेके जाएंगी तुमको, और ये चीज यहाँ से सस्ती मिलती होगी तो यहाँ पर लेके जाएगी, क्यों, उनको नॉलेज है इन सब चीजों का। जो बिजनेस कर रहा है उसको भी तो नॉलेज होगा, वो आज से बिजनेस थोड़ी लेके बैठा है। जिस कंपनी ने मतलब फोन बनाने शुरू किए तो वो यहाँ से बनाने शुरू किए तो वो यहाँ तक पहुंचा है। तुम सोचो उसमें दिमाग तो होगा कि नहीं होगा, वो चीजें इंप्रूव कर रहा है तो उसको ये भी पता होगा कहाँ से चीजें कहाँ से अच्छी मिल रही है कहाँ से खराब मिल रही है। अब जैसे तुम लोग ही ऑनलाइन चीजें यूज करते हो, ऑनलाइन बहुत सारी एप्स यूज करते हो, तो तुम लोगों को पता है कि अगर तुम होम डिलीवरी करना चाहते हो या फिर कुछ और, तो मतलब तुम्हें किस टाइप का सामान खरीदना है, जिस टाइप का सामान खरीदना है वो किस ऐप पे अच्छा मिलता है, तो तुम उस ऐप पे जाके खरीदोगे, मतलब ये नहीं हो तुम किसी भी ऐप से खरीद लोगे। तो ये कभी नहीं होता कि अपन हर एक एक चीज है ना मतलब देखते हैं उसके बाद वो चीज करते हैं, करते या नहीं करते, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है लागत, मतलब इसको एक एक चीज को बनाने के लिए एक एक कॉस्ट आती है, मतलब जितनी चीजें खरीदते हैं तो उसके लिए थोड़े थोड़े अपन को पैसे देने पड़ते हैं, तो उस अमाउंट के हिसाब से वो चीजें चलती रहती है, अमाउंट के हिसाब से चलती है। उसके बाद उन सबका अमाउंट क्या होता है, कैलकुलेट होता है। मैंने बोला एक्सपेंसेस बोला था, बहुत सारे एक्सपेंसेस मतलब स्थापना व्यय है, उसको अगर ले जाने में वेजेस आ गए, काम करवा रहे तो वेजेस वेजेस में आ गए, मतलब आधे एक्स्ट्रा होते रहते हैं। तो है ना, उसके बाद क्या होता है उसमें बिजनेस ऐसे ही चलता है, उसको बनाने के लिए एक एक चीज के लिए जरूरत होती है, तो कॉस्ट के अंतर्गत क्या होता है यही होता है। ठीक है, कि कॉस्ट में एक एक चीज की, फिर उसके बाद है ना जो अमाउंट होता है उस पर अपनी मेहनत और जो दूसरे लोगों ने काम किया उसकी भी है ना मतलब गिना जाता अमाउंट, और उसके बाद उस सामान का है ना फिक्स अमाउंट रख के फिर उसको बेचा जाता है, ऐसे डायरेक्ट उस चीजों को नहीं बेचा जाता। ठीक है, तो ये कौन सी होगी अपनी कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। उसके बाद अपना अगला जो है द्विपक्षीय डबल, अगली कौन सी है द्विपक्षीय संकल्पना, यानी डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हिंदी वाले लिख देते फिर मैं ना इंग्लिश वालों को लिखा दूंगी। ठीक है, इस संकल्पना के अंतर्गत, इस संकल्पना के अंतर्गत
लेन देन, लेन देन को दो खातों में इसका प्रभाव दिखाई देता है। इस संकल्पना के अंतर्गत लेन देनों का प्रभाव दो खातों में दिखाई देता है, अर्थात एक खाते में नाम पक्ष तथा दूसरे खाते में जमा पक्ष को प्रभावित करता है। एक खाते में नाम पक्ष तथा दूसरे खाते में जमा पक्ष को प्रभावित करता है। अतः जमा और नाम का हमेशा बराबर रहता है। अतः जमा और नाम का हमेशा बराबर रहता है। इस संकल्पना में समीकरण के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। पहले मैं इंग्लिश वालों को लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद ये जो मतलब अपनी है उसको किस तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे वो मैं बता दूंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लिख देंगे अपन। डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। Under this concept, every transaction affects two accounts. That is, it affects the debit side one of account and the credit side of the other accounts. Hence, the sum of credit and debit always remain equal. डेबिट एंड क्रेडिट रिमेन्स इक्वल। अब इसके अंतर्गत जो अपना मतलब फॉर्मूला है, मैंने बोला था कि इस संकल्पना के अंतर्गत क्या होता है, अपने जो रिमेन्स है वो किस तरीके से इक्वल आते हैं, तो उसके लिए एक क्या है फॉर्मूला है, अपन इसको फॉर्मूले के रूप में दर्शा सकते हैं। किसमें दर्शा सकते हैं? फॉर्मूले के रूप में दर्शा सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले या तो परिसंपत्तियां लिखो या असेट्स लिखो। परिसंपत्तियां या संपत्तियां लिखो, दोनों एक ही है। इक्वल, यहां पर असेट्स लिख दो। इंग्लिश में क्या होगा? असेट्स। ठीक है, क्या है? परिसंपत्तियां या संपत्तियां इक्वल। देता है मतलब जो अपनी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज प्लस पूंजी। एक मिनट, देता प्लस पूंजी। पूंजी का मतलब तो क्या हो गया? कैपिटल हो गया। और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी संकल्पना है इसको अपन समीकरण के रूप में, मतलब अपन को किस तरीके से इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो एक चीज बताओ, मैंने तुम लोगों ने ना एक चीज तो देखी होगी, बैंक की डायरी देखी है क्या? बैंक की डायरी तो देखी होगी। बैंक की डायरी में क्या होता है? बैंक की डायरी में क्या होता है? अपन अपनी जो बैंक की डायरी होती है उसमें दो साइड होगी, तुम लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बैंक की डायरी समझ लो, बैंक की डायरी है, ठीक है। डायरी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट लिखा होता है। अमाउंट लिखा होता है कि लिखा होता है, कुछ भी अमाउंट होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। और यहाँ पे एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, सॉरी क्रेडिट साइड होती है नहीं होती? कितनी साइड होती है? दो साइड होती है, एक डेबिट होती है और क्रेडिट होती है। अब तुम लोगों ने एक और चीज नोटिस की होगी कि तुम लोग है ना अपने आजकल क्या गूगल पे ज्यादा यूज होता है या नहीं होता? गूगल पे ज्यादा यूज बहुत, तुम लोग भी ज्यादातर गूगल पे यूज करते होंगे, तुम्हारी फैमिली में बहुत जने गूगल पे यूज करते होंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई पैसे डालता है तब भी आपको एक नोटिफिकेशन आता है, डेबिट या क्रेडिट करके एक ऑप्शन आता है कि नहीं आता है? डेबिट होते तो डेबिट करके आता है, जो पैसे जमा होते हैं तो जमा जमा को बताते हैं डेबिट में, और जो मतलब निकाले गए हैं उसको क्रेडिट बताते हैं, मतलब इतने पैसे क्रेडिट हुए डेबिट हुए, ये चीजें बताता है कि नहीं बताता तुम लोगों को? तो मतलब जमा हुए होंगे तो भी बताएगा और है ना निकले होंगे तो भी बताएगा, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। तो अपने यहीं पर भी क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट बताता है, फिर इन दोनों का जो अमाउंट होता है ना वो इक्वल होता है, यहाँ पर नीचे जो अमाउंट लिखेंगे ना वो इक्वल होगा, मतलब यूं नहीं अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होता है मैं तुम लोगों को बताती हूँ। तो मेरे को यूं बताओ, अगर मैंने है ना 2,000 रुपए एक्सेप्ट करके चलो तुम लोगों ने, मैंने 2,000 रुपए जमा किए, ठीक है, मैंने 2,000 रुपए जमा किए हैं, तो मुझे ये बताओ कि अकाउंट में भी 2,000 शो होंगे या नहीं होंगे? दूसरी एंट्री में 2,000 शो होंगे। फिर वापस से यहाँ पर मैंने 2,000 निकाले हैं, 2,000 निकाले ना, तो मैं 2,000 निकालूंगी, 2,000 निकाले तो यहाँ पर लिखे, तो यहाँ पर भी वापस 2,000 लिखने पड़ेंगे मेरे को, तो यहाँ पर क्या जीरो जीरो बैलेंस आ जाएगा। तो क्या होगा, बैलेंस जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, कि यहाँ पर दो दो चार होंगे तो चार इतना बैलेंस आया था, फिर इस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा। वो सारा तुम लोग भी बैंक में देखना कि तुम्हारी जो दो लाइनें होंगी उन दोनों का क्या होगा, बैलेंस हमेशा सेम होता है। उसके बाद तुम लोग आगे जाके देखोगे बहुत सारे अकाउंट्स इस तरीके से बनेंगे, तुम्हारी एंट्रियास होगी, जनरल एंट्रिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू है ना कैश अकाउंट इस तरीके की आ जाएगी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू के है ना जो भी है प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा तो वो आ गया। फिर तुम लोगों ने कुछ खरीदा तो उसके लिए भी अलग से आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तुमने कैश से खरीदा होगा या तुम लोगों ने कुछ खरीदा हो तो सेल्स, मतलब वो उस तरीके से चलता रहेगा। परचेस खरीदोगे तो तब क्या होगा, सेल्स, मतलब बेचोगे तब क्या होगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या है ना कैश, तुम लोगों ने सेल्स में मतलब कैश में बेचा होगा तो कैश आएगा, वहां पर बैंक से बेचा होगा मतलब बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन किए होंगे तब बैंक आएगा। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन चलते रहेंगे, बट वो दोनों ही एंट्री क्या होगी, जैसे तुम आगे जाके के पढ़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक एंट्री आएगी कि जैसे मैंने बोला था अभी ये खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। अब जितने में खरीदा हो तुम लोगों ने, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डेबिट, तो डेबिट का अमाउंट लिखेंगे, 3,500 में खरीदा, 3,500 में खरीदा, तो फिर टू बैंक या कैश, मतलब बैंक में खरीदा होगा, बैंक के थ्रू खरीदा होगा तो बैंक के थ्रू, और कैश में खरीदा होगा तो कैश अकाउंट करके यहाँ पर क्या आएगा, 3,500 आ जाएगा। फिर ये एक ही एंट्री नहीं होगी, इन सबके अमाउंट ऐसे ही चलते रहेंगे, फिर यहाँ पर टोटल आएगा तो यहाँ पर भी 3,500 आएगा, यहाँ पर भी 3,500 आएगा, 3,000, 3,500, 3,500 इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तब ये बहुत सारी एंट्री होगी। अब इनका क्या मतलब है, इनका डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस हमेशा बराबर होगा। मतलब अगर तुम दूसरी एंट्रीज भी करते हो, अगर माइनस करना पड़ा, कुछ पढ़ना वो करना पड़ा, तो एंट्रियों को इस तरीके से सेट किया जाता है कि इन दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल है। अगर बैलेंस इक्वल नहीं आता तो उसमें ये माना जाता है कि एक्सेप्ट किया जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रही होगी, तुम लोगों ने कुछ शायद कुछ मिस्टेक की होगी, उस वजह से कॉन्सेप्ट में आंसर गलत आ रहा है। तो यहाँ पर दो पक्ष इसलिए रखे जाते हैं ताकि है ना जो भी अपन इंक्रीज कर रहे हैं वो भी सही तरीके से हो। तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देता है, मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अपनी क्या है, तुम लोग किसी को पैसे पे कर रहे हो तो वो क्या लाइबिलिटी है या नहीं है तुम्हारी, तुम्हें पे करना पड़ेगा। अगर मैं यूं बोलूं मैं मार्कर खरीदने जा रही हूँ तो मैं मार्कर खरीदने जाऊंगी, तो तुम लोग ये बताओ मेरे को उसको पैसे पे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे पैसे पे, क्यों नहीं, क्यों
क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी है कि मैं उस चीज के बदले पैसे अमाउंट दूं, ठीक है। और पूंजी, पूंजी क्या है कि मेरे पास कैपिटल है, अपने पास जो पूंजी पड़ी हुई है या कुछ भी हो तो उसको किस तरीके से गिनेंगे, अगर उसको माइनस करना पड़ा। अगर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है। अगर तुम्हें यूं बोले देयता का फॉर्मूला मतलब लाइबिलिटीज का फॉर्मूला बोलो तो तब क्या करोगे तुम लोग, मैं उसका भी फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। ये चीजें है ना, कुछ कुछ होती है छोटी छोटी चीजें, तो तुम लोगों को ध्यान रखनी होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम जूनियर अकाउंटेंट का जो लोग पेपर दे रहे हैं उसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, ताकि क्या तुम लोग कंफ्यूजन हो जाओ। तो ये पहले ही सोच लो, लाइबिलिटी का पूछा मतलब दायित्व, देता, लाइबिलिटी को दायित्व भी बोलते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी देता, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूंजी, पूंजी का मतलब क्या है, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट प्लस क्या है, संपत्तियां है, तब संपत्तियां मतलब असेट्स, असेट्स तुम लिख देना संपत्तियां, ठीक है। असेट्स माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा, क्यों, तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, कपन है ना इस जगह से उस जगह है ना चीजें ट्रांसफर करते तो क्या हो जाता है, इक्वल के बाद अगर यहाँ वाली चीजें यहाँ पर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, और यहाँ वाली यहाँ चीज आती है तो भी माइनस में होती है। चीजें देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने, गणित में सवाल सॉल्व किए होंगे तो कभी। अब मैंने बोला कैपिटल, कैपिटल का निकालूंगी मैं, इंग्लिश में लिख रही हूँ, ठीक है। कैपिटल का निकालूंगी मतलब पूंजी, पूंजी का निकालती हूं मैं, पूंजी का निकालूंगी, मेरे को ये बताओ, परिसंपत्तियां है तो संपत्तियों में क्या आएगा, असेट्स है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, जो भी अपनी लाइबिलिटीज है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या इक्वल, तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को एक साथ लिख देना। और अपनी अगली संकल्पना कौन सी है, आगम व संकल्पना, रेवेन्यू ऑर्गेनाइज संकल्पना, मैं इसको लिखवा रही हूँ, ठीक है। क्या है, आगम मान्यता संकल्पना, जिसने ना एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, इस संकल्पना के अंतर्गत किसी भी आगम को पुस्तकों में तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक कि उस पर विधि सम्मत अधिकार प्राप्त न हो जाए। अंडर दिस कॉन्सेप्ट ऑन रेवेन्यू शुड बी written in the books until legal authorities is obtained over it। इस संकल्पना का, इसके अंतर्गत जो है कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये है कि संकल्पना के अंतर्गत किसी भी आगम, मतलब जो भी अपन को आगम, आगम के तौर पर कुछ भी आ रहा है, मतलब कुछ भी चीजें हैं अपन खरीद रहे हैं कि कुछ भी है, अपने पास जो अमाउंट आ रहा है उसको तब तक अपन बुक्स के अंतर्गत नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर बुक्स के अंतर्गत नहीं लिखा जाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, रेवेन्यू शुड बी रिटर्न, नो लिखा है, नो रेवेन्यू शुड बी रिटर्न इन दिस बुक, मतलब बुक्स के अंतर्गत नहीं लिखना चाहिए जब तक, या तब क्या, जब तक अंटिल आ गया, जब तक के लिए उस विधि पर विधि सम्मत अधिकार प्राप्त न हो, कि इस पर अधिकार नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है, लीगल नहीं है, तब तक तुम उस अर्जना, मतलब जो भी अमाउंट तुम्हें अचीव हुआ है वो नहीं लिख सकते तुम लोग। तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा जो है ना मतलब गैर कानूनी काम करते, वो अपनी इनकम को शो नहीं कर पाते। शो कर पाते क्या, वो शो नहीं कर पाते, क्यों नहीं शो कर पाते, क्योंकि उनके पास लीगल नहीं है वो अमाउंट। अगर वो है ना वो शो भी हो गया तो उसको पूछा जाएगा, उनके पास दो क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे पास अचानक इतना अमाउंट कहाँ से आ गया और तुम इतने कैसे हो गए तुम्हारे अकाउंट में, तो तुम्हें ना मतलब 2000 भी कमाने की हैसियत नहीं है, तुम इतना अमाउंट कैसे कमा लिया, तो सारी चीजें पूछे ही नहीं। तो जब तक ये लीगल नहीं हो या फिर ऐसी कोई चीज हो कि तुम लोगों को पता है कि वो इनकम होने वाली है बट ना हुई नहीं हो, तो भी तुम नहीं लिख सकते। तुम्हारे पास वो इनकम आने वाली है बट आई नहीं है, तो भी तुम नहीं लिख सकते। लीगल मतलब उसके पास, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इनकम कहाँ से आई, तो तुम लोग नहीं लिख सकते। अगर ऐसा हुआ तुम लोगों ने लिख दिया और फिर इनकम टैक्स से क्या हो गया, मैसेज आ गया, तब क्या करोगे तुम, तो तब क्या, अगर इनकम टैक्स से मैसेज आता है तो तब तुम लोगों को ये सारे जो लीगल तुम्हारे पास ऑथोरिटीज होते हैं या लीगल जो भी पेपर्स होते हैं वो तुम लोगों को वहां सबमिट करने पड़ते, ताकि क्या तुम्हारे बिजनेस में आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब क्या है, आगम व मिलान संकल्पना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अंतर्गत
अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप इन आगमों को अर्जित करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं वह उसी लेखा वर्ष से संबंधित होने चाहिए। Under this concept, the revenue earned in the particular period as a result, the expenses include to earn this revenue should be related to this accounting year। इसका मतलब ये है, इस संकल्पना के अंतर्गत क्या लिखा गया है? सबसे अंतर्गत अंडर दिस कॉन्सेप्ट द रेवेन्यू अर्नड पर्टिकुलर पीरियड, मतलब पर्टिकुलर मतलब अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों के अनुसार होना चाहिए। मतलब जो भी फिक्स मतलब टाइम पीरियड फिक्स करके रखा होगा, तुमने 1 वर्ष है ना फिक्स किया होगा, 2 वर्ष फिक्स किए होंगे, तो उसके अनुसार होना चाहिए कि ये 2 वर्ष के बाद लिखा जाएगा, 1 वर्ष के बाद लिखा जाएगा। तुम्हारे बिजनेस में 6 मंथ का भी हो सकता है, वो टारगेट कितने टाइम का है तो उसके हिसाब से, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, या फिर सबके लिए एक ही है ना पीरियड डिसाइड किया गया होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अवधि के व्ययों से किया जाता है, मतलब उस अवधि में कितने व्यय किए गए, कितने एक्सपेंडिचर किए, मतलब कितने कितनी चीजें एक्सपेंस हुई है। तुम लोगों ने कुछ चीज बनाई है तो उसमें कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना मतलब कितने खर्चे आए हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। फिर इसके परिणाम स्वरूप आगमों को अर्जित करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं, मतलब तुम लोग अगर कुछ चीज बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको क्या करोगे, उसको डेली यूज में लाने के लिए जो चीज पे तुम फोकस कर रहे हो, जो चीज तुम लोग बना रहे हो, तो उस पर जो जो चीजें खर्च की गई वो देखोगे, एक्सपेंडिचर देखोगे रिलेटेड जो भी है वो, ठीक है, रेवेन्यू में। फिर उसी लेखा वर्ष में उससे संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अकाउंटिंग ईयर से। क्या होना चाहिए? रिलेटेड किससे होना चाहिए? अकाउंटिंग ईयर से होना चाहिए, ठीक है। आज इतनी हो गई, अब जो 14 तक है उसमें जो बची हुई है वो अपन कल करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। और राम मंदिर है ना कल उद्घाटन हो गया, तो उसके लिए तुम सबको बहुत बहुत बधाई, तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। और उसके बाद तुम लोगों ने लाइव पूरा देखा भी होगा कि किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, तो सारी चीजें तुम लोग ऑनलाइन देख चुके होगे, ऑनलाइन है ना लाइव अटेंड हुए होंगे, तुम लोगों ने देखा होगा, या टीवी पे देखा होगा, फोन पे देखा होगा, वो तुम लोगों ने तुम्हारे हिसाब से देखा होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को भी बहुत बहुत बधाई राम मंदिर बनने की खुशी में। और उसके बाद तुम लोग में से बहुत जने अगर गए हो वहां पे राम मंदिर के उद्घाटन देखने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड ओके बाय।